तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ हम हर एक टॉपिक के बाद जो है एमसीक्यूज करते चलेंगे। चलिए, एग्जाम में अगर मान के चले व्हाट इज पोवर्टी अगर आता है तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मीनिंग ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी रिफर्स टू कंडीशन वेयर अ पर्सन लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हो जाता है, पोवर्टी एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे पर्सन के पास पैसे की कमी हो जाती है। इसी को बोला जा रहा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो जाना यानी कि पैसों की कमी हो जाना, उसे ही हम क्या कहते हैं, पोवर्टी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम इसे समझते हैं। टू मीट द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ सच लाइफ सच एज फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, जो उसके बेसिक नीड्स होते हैं वो उसे भी फुलफिल नहीं कर पाता है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ होते हैं उसे भी फुलफिल नहीं कर पाता है, जैसे फूड हो गया, ठीक है, कपड़े हो गए, शेल्टर हो गए, रोटी कपड़ा मकान जिसे हम कहते हैं, वो भी जो है वो फुलफिल नहीं कर पाता। उस एजुकेशन के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हैं, और साथ ही साथ अगर देखोगे तो हेल्थ केयर के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। तो ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो ये कोई भी ह्यूमन बींग फुलफिल कर सकता है, वो ह्यूमन बींग पोवर्टी का जो प्रॉब्लम है इसलिए फेस कर रहा है क्योंकि उसके पास जो है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। जो अपना फूड नहीं खरीद पा रहा है, कपड़ा नहीं खरीद पा रहा है, मकान में रह नहीं पा रहा है, उसके पास रहने के लिए भी जो है जगह नहीं है, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, और हेल्थ केयर के लिए पैसे नहीं है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं आपका पोवर्टी। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि पोवर्टी किसे कहते हैं। तो आगे हम समझते हैं। दो टाइप के पोवर्टी होते हैं, और एक होता है एब्सोल्यूट पोवर्टी, दूसरा होता है रिलेटिव पोवर्टी। एग्जाम में आप ये टाइप्स अगर आपसे पूछता है तो आप इसे कैसे लिखेंगे। देखिए, एब्सोल्यूट पोवर्टी का मतलब होता है जब कोई भी पर्सन, जब कोई भी पर्सन अपने बेसिक नीड्स को, यानी कि मिनिमम जो बेसिक नीड्स है वो इनएबिलिटी का मतलब हो जाता है, उसे भी फुलफिल नहीं कर पाता है। मिनिमम बेसिक नीड्स को भी जो फुलफिल नहीं कर पाता है उसे ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोवर्टी। और इसे कैसे मेजर किया जाता है, मेजर्ड विद द पोवर्टी लाइन। ये पोवर्टी लाइन क्या है मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। अब रिलेटिव पोवर्टी का मतलब क्या होता है, जो पर्सन बेसिक नीड्स तो फुलफिल कर लेता है ना। एब्सोल्यूट में क्या होता था, बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं कर पाया, लेकिन जो रिलेटिव पोवर्टी होती है उसमें जो है बेसिक नीड तो फुलफिल कर लेता है, लेकिन सोसाइटी में जब दूसरे लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करता है तो वो इनइक्वालिटी महसूस करता है। और इनइक्वालिटी का मतलब है उसको लगता है कि मैं दूसरे लोगों से गरीब हूँ। तो गरीब जब हो जाता है उसी को हम गरीबी को क्या कहते हैं, पोवर्टी कहते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमॉन्ग द पीपल इन द सोसाइटी इवन इफ द बेसिक नीड्स आर मेट। कोई भी पर्सन बेसिक नीड्स भी अगर फुलफिल कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा महसूस कर रहा है कि मैं बाकी लोगों से कम कमाता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव पोवर्टी। चलिए, अब आपको जो है इसके बेसिस पे ही मैं एमसीक्यूज पूछता हूँ, तो आपको इसका आंसर करना है मीनिंग ऑफ पोवर्टी। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है पोवर्टी वेयर इंडिविजुअल आर अनेबल टू मीट द बेसिक नीड। अगर मान के चलो कोई इंडिविजुअल जो है अपना बेसिक नीड यानी कि रोटी कपड़ा मकान के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, आपको बताना है। अब यहाँ पे आप देख रहोगे एब्सोल्यूट, यहाँ पे आंसर तो पहले से दिया हुआ है। हाँ, आप आंसर कर सकते हो क्योंकि मैंने तो आपको पहले से ही बताया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे मैं पूछता हूँ, विच टाइप ऑफ पोवर्टी इज रिलेटेड टू द इनकम इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या होता है कि इन इनकम इक्वालिटी के बेसिस पे जो है अपने आप को जो है ऐसा महसूस कर रहा है पर्सन कि मैं जो है सोसाइटी से जब आप अपने आप को कंपेयर कर रहा है तो मेरे पास जो है कम पैसे हैं, तो उस पोवर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका आंसर है एब्सोल्यूट पोवर्टी, यानी कि रिलेटिव पोवर्टी होता है आपका इसका मतलब। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पोवर्टी लाइन इन इंडिया। पोवर्टी लाइन इन इंडिया, अब इसे आपको समझना है कि कैसे जो है आप मेजर करेंगे। पोवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है, गरीबी का एक लाइन होता है, उससे जो हम मेजर करते हैं कि कौन अमीर है कौन गरीब है। चलिए, द पोवर्टी लाइन इज द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम डीम्ड एडुक्वेट टू लिव इन द स्पेसिफिक कंट्री। किसी भी कंट्री में रहने के लिए इतना मिनिमम लेवल ऑफ इनकम तो रहना चाहिए। एडुक्वेट अमाउंट ऑफ जो है आपके पास
पैसे होने चाहिए ताकि आप अपने लाइवलीहुड को इजीली सर्वाइव कर पाओ। अगर आपके पास वो पैसे भी नहीं हैं तो हम उसे कहते हैं कि वो मिनिमम लेवल को भी अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जो मैंने आपको बताया है बेसिक नीड्स के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी अगर आपने उसके पास पैसे नहीं है तो हम उसे कहते हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। इन इंडिया इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन कैलोरी इनटेक एंड इनकम बेसिस। कैलोरी इनटेक का मतलब क्या होता है, जो वो फूड कंज्यूम कर रहा है उसके बेसिस पे, और वो इनकम लेवल कितना कमा रहा है उसके बेसिस पे जो है हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मेजर का मतलब क्या हो जाता है, आप इसके बेसिस पे वो तुलना कर रहे हो कि इनके पास पैसे हैं या नहीं है, वो कहलाता है आपका पॉवर्टी लाइन। तो जब कभी भी आप पॉवर्टी लाइन लिख रहे हैं तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि उनके किसके बेसिस पे आपको जज करना है, कैलोरीज इनटेक के बेसिस पे जज करना है, और दूसरा जो है इनकम लेवल के बेसिस पे जज करना है। जब कभी भी किसी भी कंट्री में अगर कोई भी पर्सन मिनिमम लेवल ऑफ इनकम जो है वो अगर नहीं फुलफिल कर पा रहा है, उस मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नहीं कमा पा रहा है और उससे अपने बेसिक नीड्स को जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा है, अपने कैलोरीज इनटेक्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो हम उसे बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। चलिए, उसके बाद आपको जो है कमेटी देखना है, की कमेटीज़ है पॉवर्टीज़ के लिए बनाई गई थी, यानी कि जो पॉवर्टी है गरीबी लोगों के लिए जो है ये की कमेटीज़ बनाई गई थी, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। एक तो पहला आपको याद रखना है तेंदुलकर कमेटी जो 2009 में, आपको याद रखना है तेंदुलकर कमेटी जो 2009 में है बनाया गया था। पर डे जो है अर्बन एरियाज़ में 33 रुपये जो है दिए जाते थे, और रूरल एरियाज़ में जो गरीब लोग हैं उनको कितना दिया जाता था, 27 रुपये पर डे उनके पीछे में खर्चा किया जाता था। और उसके बाद रंगराजन कमेटी जो थी 2014 में बनाई गई थी, जिसमें जो है हाई बेंचमार्क बनाया गया था, और इसमें जो है पर डे अर्बन यानी कि जो टाउन जैसे जगह में रहते थे उन लोगों को 47 रुपीज़ पर डे दिया जाता था, और 32 रुपीज़ पर डे रूरल एरिया में दिया जाता था। उसके बाद आपको जो है यहाँ से समझना है, एज पर नीति आयोग 2020 और 21 के डेटा के हिसाब से जब पॉवर्टी इंडेक्स सामने आई तो 25% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो ये देखा गया कि 25% हमारे इंडिया के लोग जो है मल्टी डायमेंशनल क्या थे, गरीब थे। अब यहाँ पे आपको अगर मैं पूछूं क्वेश्चन एमसीक्यूज के, तो आपको आंसर करना होगा। एमसीक्यू में पॉवर्टी लाइन आपको एक्सप्लेन करने बोल रहा हूँ मैं। Who headed the committee in 2009 that revised poverty line in India? तो यहाँ पे दैट द रिवाइज पॉवर्टी लाइन इन इंडिया कौन बताया था 2009 की अगर हम बात करें तो आपका आंसर होना चाहिए सुरेश तेंदुलकर। एमसीक्यू नंबर 4 अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, व्हाट डज द पॉवर्टी लाइन मेजर्स। पॉवर्टी लाइन कैसे मेजर किया जाता है, तो आप कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन है इन्फ्लेशन रेट से या फूड प्राइस से या फिर मिनिमम लेवल ऑफ इनकम। तो आपका आंसर क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम टू सर्वाइव। उसके बाद आते हैं हम लोग कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। कॉजेज, क्या कारण है हमारे इंडिया में पॉवर्टी का, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे बड़ा अगर आप देखोगे मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया तो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड है लोग, ठीक है। लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी जॉब, यहाँ पे जो लोगों के पास जो है काम नहीं है, और काम ना होने के कारण उनके पास पैसे नहीं है, और पैसा नहीं है तो पॉवर्टी का ये कारण बनता है। उसके बाद आपको समझना है लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। हमारे इंडिया में लोग जो है ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और स्किल उनके पास नहीं है, इसलिए भी जो है ये एक पॉवर्टी का कारण बनता है। उसके बाद आपको ये समझना है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे कंट्री में जो है हाई पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ है, उसके कारण इंडस्ट्रीज तो कम है, इंडस्ट्रीज कम है, लेकिन इसमें काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसमें काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जितने की हमको रिक्वायरमेंट है हम उतने ही रख सकते हैं। बाकी लोगों को जॉब कैसे मिलेगा, तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाने के कारण भी हमारे देश में बहुत सारे लोग जो है पॉवर्टी यानी कि गरीबी जैसे हालतों का सामना कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इनइक्वालिटी इन एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड एंड वाटर आर नॉट इक्वल ओन्ड। अगर आप देखोगे गरीब लोगों के पास जो है उनके पास जो है लैंड खुद को रहने के लिए भी उनके पास जगह नहीं है, और उनके पास जो है अगर आप देखेंगे ना पैसे हैं ना ज़मीन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोशल फैक्टर्स।
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर बायस होता है ना, भेदभाव किया जाता है कास्ट के बेसिस में भी और जेंडर के बेसिस पे। अब उसके बाद हमारा कंट्री अगर आप देखोगे पॉवर्टी का कारण क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग हमारे कंट्री के डिपेंडेंट है और उसकी प्रोडक्टिविटी ही कम हो रही है, तो वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक कारण बनता है आपका क्या बोलते हैं पॉवर्टी का। अब देखिए यहाँ पे 7वें नंबर पे है लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज यानी कि जो क्या बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत कमी हो जा रही है, किसकी इंडस्ट्रीज वहाँ पे ढंग से खुल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, तो वहाँ तक जो है अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और इस कारण से भी वहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक पॉवर्टी का कारण बनता है। तो एमसीक्यू अगर मैं आपसे पूछूंगा पॉवर्टी के बेसिस पे तो आपको आंसर करना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी। इनमें से कौन सा कारण जो है पॉवर्टी का नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आपका आंसर होना चाहिए इसमें, अगर मान के चलो कोई स्किल डेवलप्ड पर्सन है तो वो पॉवर्टी कैसे, वो गरीब कैसे हो सकता है? हमारे देश में अगर मान के चलो कोई अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो पॉवर्टी का कारण बन सकता है। अगर कोई लिखा पढ़ा नहीं है तो उसका कारण बन सकता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उसका कारण बन सकता है पॉवर्टी का। लेकिन स्किल है किसी के पास तो वो गरीब नहीं होगा, गरीब नहीं होगा। चलिए आगे एमसीक्यू नंबर 6 देखते हैं। वन की रीज़न फॉर द रूरल पॉवर्टी इन इंडिया। कोई एक ऐसा की रीज़न बताओ जो हमारे रूरल पॉवर्टी इंडिया पे है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और ओवर प्रोडक्शन। देखिए तो आपका लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा की जाती है खेती किसानी और वहीं पे जो है लो प्रोडक्टिविटी है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 4th नंबर के पॉइंट पे, पॉवर्टी एलिवेशन एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया। पॉवर्टी के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हमारे इंडिया में चलाए जाते हैं, गरीबी हटाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हमारे इंडिया में चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल स्कीम्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है कुछ स्कीम्स लाया है ये गरीबी को दूर करने के लिए, तो उसमें से एक है मनरेगा 2005। 100 दिन तक का जो है गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो जिसके पास काम नहीं है, बेरोजगार लोगों को 100 दिन तक का क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पीएम आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग, जिनके पास अगर घर नहीं है, ठीक है, पैसों की कमी है, तो उन्हें जो है पीएम आवास योजना के द्वारा जो है क्या दिया जाएगा, अफोर्डेबल, मतलब उनको देखते हुए, उनकी हालत देखते हुए जो है उनको एक घर दिया जाएगा। पीएम गरीब कल्याण योजना, गरीबों के कल्याण के लिए जो है कोविड रिलीफ फॉर पुअर्स, कोविड रिलीफ फॉर पुअर्स, पुअर लोगों के लिए क्या लाया गया, कोविड रिलीफ फॉर पुअर्स। उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब NRLM ये भी जो है लेकर के आया गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट फॉर द वुमेन। उसके बाद है फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के आया गया 2013 में, सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स, है ना, और ये किसको सब्सिडाइज करता था, आपके फूड ग्रेन्स को, तो फूड सिक्योरिटी भी था, है ना। सब्सिडाइज का मतलब क्या होता है भाई, सब्सिडीज, छूट मिलती थी जो भी फूड ग्रेन्स उगा रहा है, तो ताकि उससे क्या हो जाए, हमारा कंट्री सेल्फ रिलायंस हो जाए और दूसरे किसी कंट्री पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। उसके बाद आपका 6th नंबर का पॉइंट है स्किल इंडिया मिशन फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू वोकेशनल स्किल्स। एम्प्लॉयमेंट थ्रू वोकेशनल स्किल्स, तो स्किल अगर हमारी कंट्री में लोगों में है तो उनको काम की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। चलिए अब उसके बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 7 में। एमसीक्यू नंबर 7 है विच प्रोग्राम गारंटी 100 डेज वेज पेमेंट। तो आपका आंसर होना चाहिए मनरेगा, मनरेगा, मनरेगा। चलिए उसके आगे हम लोग आते हैं विच ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स टू द पुअर पीपल। तो आपका आंसर होना चाहिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि आप फूड ग्रेन्स उगाओ तो आपको जो है सब्सिडीज मिलेगी। चलिए अब हम लोग आते हैं आपका इनइक्वालिटी इन इंडिया, क्या क्या भेदभाव जो है हमारे इंडिया में किया जा रहा था उसे भी हम समझते हैं। इनइक्वालिटी रिफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज अमॉन्ग इंडिया। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो जाता है, वेल्थ जो है अच्छे से नहीं बटा, इनकम अच्छे से नहीं बटता है, वेल्थ यानी कि संपत्ति अच्छे से नहीं बटा, एजुकेशन अच्छे से लोगों को नहीं मिल पा रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर अच्छे से उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं मिल पा रही है, और अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्या क्या टाइप्स होते हैं इनइक्वालिटी के, मैं आपको बताता हूँ। पहला तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि इनकम इनइक्वालिटी है, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, गरीबी और अमीरों के बीच में भेदभाव चलता है।
अब यहाँ पे वेल्थ इनइक्वालिटी मतलब हो जाएगा एसेट्स लाइक लैंड बिल्डिंग ओन्ड बाय फ्यू, कि कुछ ही लोगों के पास जो है एसेट यानी कि जो है आप ज़मीन है और बिल्डिंग्स है, बाकी लोगों के पास नहीं है। तो इसके बेसिस पे भी क्या किया जाता है, इनइक्वालिटी किया जाता है, यानी कि भेदभाव किया जाता है। जेंडर बेसिस पे वेज गैप है ना, वेज गैप मेल्स को ज़्यादा दिया जा रहा है और फ्यूअर जॉब्स फॉर वुमेन, और कुछ ही जो है वुमेन्स को जो है काम मिल रहा है और कुछ ही वुमेन्स को काम भी मिल रहा है तो कम पैसे दिए जा रहे हैं, ऐसा ये सारी चीज़ें जो है इनइक्वालिटी है। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी का मतलब हो जा रहा है दलित्स को जो है काम नहीं दिया जा रहा था, ट्राइबल्स को काम नहीं दिया जा रहा था, और आज अगर देखेंगे तो ओबीसी एसटी एससी ये सारी जो है प्रोग्राम्स इसलिए लाया गया था कि उनको जो है काम मिले। अब उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो जाएगा, रिच स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र वर्सेस पुअर स्टेट्स लाइक बिहार। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रीजनल बेसिस पे क्या मतलब है, हम स्टेट्स के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, हम इनइक्वालिटी कर रहे हैं, यहाँ के लोग अमीर हैं या गरीब हैं। तो एमसीक्यूज आपको बताने हैं अब इनइक्वालिटी के बेसिस पे। व्हाट डज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मीन्स, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। ए जो है अनइक्वल बर्थ रेट, अनइक्वल इनकम एंड वेल्थ, अनइक्वल एजुकेशन एक्सेस, और उसके बाद है इक्वल लैंड ओनरशिप। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें, अनइक्वल इनकम एंड वेल्थ, उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक की बात आएगी तो मनी की बात आई, और मनी की बात आई तो इनकम और वेल्थ के बेसिस पे उसे जज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देखना है, विच टाइप ऑफ द इनइक्वालिटी इज फेस्ड बाय द वुमेन इन द जॉब मार्केट। जॉब मार्केट में किस टाइप का अनइक्वालिटी जो है फेस किया जाता था वुमेन्स के द्वारा। तो आपका इसका आंसर होना चाहिए जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर में जो है बायसनेस होती थी और इसके कारण जो है अनइक्वालिटी वहाँ पे उन लोगों को फेस करना पड़ता था। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 6 नंबर के पॉइंट में, मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी। अब ये इनइक्वालिटी अगर कहीं पे हो रहा है तो आप इसे मेजर कैसे करेंगे। गिनी कोएफिशिएंट, रेंज बिटवीन जीरो, है ना, जीरो अगर रहेगा तो परफेक्ट इक्वालिटी बोलेंगे, और अगर मान के चलो टू 1, अगर 1 रहेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम इनइक्वालिटी। इंडियाज गिनी कोएफिशिएंट फॉर द इनकम इज 0.35, मतलब आपका 0.5 से भी कम है यहाँ पे, मतलब आपको समझ में आ रहा है गिनी कोएफिशिएंट है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ लॉरेंस कर्व आपको समझना है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया जाता है। मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स है, एमपीआई जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इंक्लूड्स एजुकेशन हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो एमपीआई जो है वो क्या बताता है, मैंने आपको रीड करके जब आंसर बता रहा तो हमारे इंडिया जो है 25% मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी में है, यानी कि एजुकेशन में भी उतना अच्छा नहीं है, हेल्थ में भी उतना अच्छा नहीं है, और लिविंग स्टैंडर्ड में भी उतना अच्छा नहीं है। चलिए 25% है ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है आपको एमसीक्यू नंबर 11 समझना है इसमें। अब व्हाट डज द गिनी कोएफिशिएंट मीन्स ऑफ जीरो, इसका मतलब क्या होता है, परफेक्ट इक्वालिटी। तो ये सारे एमसीक्यूज आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आंसर करना है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी को अगर आपको मेजर करना है तो क्या चीज़ यूज़ किया जाता है, एमपीआई यूज़ किया जाता है, एमपीआई यूज़ किया जाता है। चलिए इम्पैक्ट ऑफ द पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी, इम्पैक्ट ऑफ द पोवर्टी और इनइक्वालिटी का हमारे कंट्री पे क्या क्या जो है प्रभाव पड़ा, सारी चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लो प्रोडक्टिविटी, पहली बात तो है हमारे कंट्री में लो प्रोडक्टिविटी थी। उसके बाद जो है सोशल अनरेस्ट एंड क्राइम बढ़ते जा रहे थे, फिर पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन हो रहा था, फिर इंटीग्रेशनल पोवर्टी हमारे यहाँ पे पास्ड फ्रॉम द पेरेंट टू चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह आते गई। लो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड स्किल, हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे थे बहुत ही कम एजुकेशन और स्किल्स में। हैंस पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी हर्ट्स बोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसी के कारण हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ख़राब थी एंड सोशल जस्टिस बहुत ख़राब थी। उसके बाद अगर हम एमसीक्यूज में बात करें, व्हाट इज़ द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द पोवर्टी ऑन हेल्थ। तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट इफेक्ट पूछूं हेल्थ में तो भाई इंश्योरेंस नहीं आएगी, माल न्यूट्रिशन आएगा। तो आपको ये समझ के आना चाहिए। चलिए माल न्यूट्रिशन में अब हम लोग यहाँ पे उसके बाद जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं 14 नंबर का,
पोवर्टी बीइंग पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड। अगर एक जनरेशन से दूसरे जगह अगर पोवर्टी जाता है तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशनल पोवर्टी। इंटीग्रेशनल पोवर्टी कहते हैं जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता है, मतलब उसका बाप भी गरीब था, अब उसका बेटा भी गरीब है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशनल पोवर्टी। चलिए आगे जो है हमने जितना भी चीज़ अभी पढ़ा है उसका एक समरी यहाँ पे है। ये समरी जो है आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, या नोट्स आप जो है हमारे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इसमें जो है अच्छे से समझ सकते हैं जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है उसमें ये जो है वन शॉट में स्नैपशॉट आपके लिए यहाँ पे समरी दिया हुआ है। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।